So from today onwards, we are going to study about economics, and this is my introductory class. तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में. So what is inflation? What do you mean by inflation? So in simple terms, अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट है इकोनॉमी में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है. सो व्हेन देयर इज अ mismatch between demand and supply. ओके. सो जब भी मिसमैच होगा, मतलब कहीं पे देखो अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम, तो इससे क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, और प्राइसेस का ऊपर नीचे होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है. सो अब हम आगे बात करेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन की. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ इन्फ्लेशन? If I let you know in simple words, so rate of inflation, I am going to write it down in a short form. ROI, rate of inflation, is equal to price of any commodity या price of any good in current year. So price of current year, price of a good at that particular year, or price of good at previous year. So the price जो भी previous year था और जो difference होगा price of current year when we divide it by price of previous year. So price of previous year, I am writing down it in the short form. I hope you guys understand. Oh, sorry. And we will multiply it by 100. So 1 second, here I have to manage. Yes, I am writing down here. It is a multiply, not divide. Mark my point. It is a multiply. So we will multiply 100 to numerator, not denominator. I am writing down below just because of lack of space. Now I am adding new pages. Okay, so let me change the pen. Now I am going to explain the cause of inflation. So देखो भाई, इन्फ्लेशन तो होगा. अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी डेली लाइफ पे, हमारे खर्चों पे. तो आप ये देखोगे कि प्राइस इंक्रीज़ होंगे किसी भी कमोडिटी के. किसी भी कमोडिटी मीन्स गुड्स मीन्स जो चीज़ें हम लोग बाय करते हैं या सेल कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करती, और ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी. भाई देखो, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा तो ग्रोथ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन है, पैसे की सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में. ठीक है, लोगों को अब पैसा किसी के पास ज़्यादा है तो वो अपने काम में लोगों को एम्प्लॉय करेगा ना. मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो मैं पैसे खर्च करूँगा क्योंकि मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है. और जो लास्ट वाला पॉइंट था
कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ओके, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज होती है, परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में हम 3 प्रकार के टाइप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के, जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ओके, और एक सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी होता है। सप्लाई शॉक, SHOCK SO इन्फ्लेशन। और एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसे हम बॉटल नेक भी इन्फ्लेशन कह सकते हैं, बॉटल नेक। मैं इसे यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, क्योंकि देख रहे हो आप स्पेस कम है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से विजिबल रहे हर चीज़। तो मैं एक के बाद एक उठाऊँगा। सबसे पहले मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझाऊँगा, उसके बाद सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, देन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सो आई एम गोना एक्सप्लेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Okay, so what is demand pull inflation and why it happens? So it occurs due to cheap monetary policy. And what is cheap monetary policy? So भाई जो monetary policy क्या होती है, पहली चीज़, monetary policy वो पॉलिसीज़ हैं या वो रूल्स हैं जो हम मनी की सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, और ये ज़्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी बनाना RBI का काम है। और सेकंड पॉइंट है हायर मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हायर मनी सप्लाई, अब जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो भाई डिमांड भी तो ज़्यादा हो रही है। देखो किसी चीज़ की डिमांड, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन मनी सप्लाई की वजह से क्यों होता है? मनी सप्लाई है, चीज़ों की डिमांड है, लोगों के हाथ में पैसा है, लोग डिमांड करेंगे, सिंपल है। और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जब इनकम हमको मान लो कि 1 लाख रुपए मिले, जिसमें से मुझे टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, और बाकी के छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो भी टैक्सेस लगते हैं, सब प्रकार के टैक्सन और डिडक्शन जो मुझे देना है, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनको सबको हटा के जो भी इनकम मेरे पास बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। ठीक है। और ब्लैक मनी का मार्केट में होना भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज करता है। अब मनी ज़्यादा है, ब्लैक मनी ज़्यादा है, तो भाई हाथ में पैसा लोगों के पास ज़्यादा है ना, और अनऑथराइज्ड पैसा ज़्यादा है, तो लोग अनऑथराइज्ड तरीके से खर्च करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ज़्यादा ही खर्चा ही कारण है इन्फ्लेशन का, ज़्यादा मनी सप्लाई ही मार्केट में कारण है इन्फ्लेशन का। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। Now let me add one more extra page. Oh, sorry. This. So सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। तो पहला पॉइंट होगा सप्लाई शॉक। अब चीज़ों की लेस प्रोडक्शन हो रही है, लेस प्रोडक्शन ही सप्लाई को हिंडर कर रहा है ना। अब चीज़ें का प्रोडक्शन कम है, आइसक्रीम की डिमांड बहुत है लेकिन आइसक्रीम का प्रोडक्शन कम है, तो आइसक्रीम मार्केट में आएगी कैसे? तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन यही है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं,
जैसे कि एल नीनो। अब एल नीनो के क्यों इम्पैक्ट कर रहा है सप्लाई को? भाई देखो, वेदर कंडीशन चेंज होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंटरप्ट होगा ना। बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है बाई सी रूट, और वॉर तो समझ ही सकते हो कि जहाँ की खुद पूरी इकॉनमी वॉर में इंगेज्ड है, तो वहाँ पे प्राइसेस हाई होंगे। सप्लाई वो क्या ही देंगे दूसरी कंट्री को, वो खुद ही की नीड्स पूरी करने में लगे होंगे। और कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन क्या होता है? तो एक मार्केट है जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो एक सब्जी की मार्केट में आप गए और वहाँ पे सभी सब्जी वालों ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम लोग टमाटर जब भी कोई ग्राहक आएगा उसको 20 रुपये में ही देंगे, 20 रुपये पर केजी ही देंगे। तो उन लोगों के एग्रीमेंट की वजह से जो टमाटर होना चाहिए था हम लोगों के पास 10 रुपये पर केजी में, वो अब 20 रुपये पर केजी हम लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास अल्टरनेटिव रह नहीं गए। तो यही हो गया फिक्सिंग प्राइस बाय मार्केट। अब उन लोगों ने एक कमोडिटी का प्राइस फिक्स कर लिया, अब सब वही कमोडिटी में बेच रहे हैं, सॉरी वही प्राइस में सब लोग उस कमोडिटी को बेच रहे हैं। तो ये होता है कारण कार्टेलाइजेशन का, जिससे सप्लाई भी इंटरप्ट होती है, ठीक है, और हम लोग तो अफेक्ट होते ही हैं। होर्डिंग, अब होर्डिंग क्या है? जहाँ पे कुछ लोग खुद के बेनिफिट के लिए, कि भाई देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे सप्लाई पर्टिकुलर, मान लो टमाटर की सप्लाई कम होने वाली है, तो क्या करेंगे, टमाटर स्टोर कर लेंगे अपने पास। जब सप्लाई कम हो जाएगी उस गुड की मार्केट में, जब डिमांड हाई हो जाएगी, तब वो लोग उस चीज़ की सप्लाई करेंगे और उसे हायर प्राइसेस में बेचेंगे। तो वेंडर होल्ड करेगा उस चीज़ को जस्ट फॉर अर्न मोर प्रॉफिट। वो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी हो रही, मैं यहाँ पे एग्जांपल टमाटर का ही ले रहा हूँ, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। विद इंटेंशन टू अर्न मोर या अर्न मोर मनी और प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। So what do you mean by structural inflation? Let me change the pen. So occurs mainly due to supply side. Structural, I mean I'm writing and also explain this topic. Due to supply side hurdle. सो जब भी हम लोगों के पास पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भाई हमें टमाटर मार्केट में लाने हैं। अब टमाटर फार्म से आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों के पास पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम लोगों के पास वो हट बाज़ार नहीं है, वो मंडियाँ नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रॉपर है, तो हम लोग कहाँ पे वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे? मार्केट रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट रिजिडिटी मतलब उस कमोडिटी को इंट्रोड्यूस करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है मार्केट में। अब आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही है कि भाई जैसा हम लोग चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, तभी ये इस तरह की स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, तो फिर मैं इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। अगर आपको फेयर नोट चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूँगा, वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, वरना इसे ही आप पॉज करके, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा था, आप लिख सकते हो और मैं रिस्पॉन्स देखूँगा, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको नहीं ज़रूरत होगी तो मैं नहीं बनाऊँगा, बट अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को नोट चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम का। सो थैंक यू फॉर
योर पेशेंस एंड माइंड माई राइट।